हाँ, हेलो स्टूडेंट। आंसर राइटिंग क्लास के अंतर्गत जो है मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि 10 मार्कर्स हैं उनको कैसे लिखा जाए, है ना। 10 मार्कर्स को लिखने का तरीका जो है मैंने पिछले वीडियो में बताया। अब मैं यहाँ पर बताने वाला हूं कि किसी एक 10 मार्कर्स को यहाँ पर लिख करके मैं बताऊंगा कि इसको हम कैसे बेहतर तरीके से लिखेंगे। तो ये है आंसर राइटिंग की क्लास। इसमें 10 मार्कर्स को यहाँ पर सॉल्व करके बताने वाला हूं कि किस तरह से हम जो है 10 मार्कर्स को सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये पारंगत जो आंसर राइटिंग क्लास स्टार्ट हो रही है, इसमें 4 सब्जेक्ट आपको बताए जाएंगे जो मेरे सब्जेक्ट हैं। इसमें सोशियोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उद्यमिता प्रबंधन, और इनके जो है एक एक सब्जेक्ट को लेकर के यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज जो हम चलेंगे और उनके क्वेश्चन निकाल करके उन क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं बताऊंगा कि किस तरह से उन क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते, जिससे उनमें अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। ये जो है 6 से 7 इसका समय रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चल रही है। तो ये क्वेश्चन है, देखिए, परिवार का समाजशास्त्री महत्व बताइए। ये जो है इसका क्वेश्चन है, परिवार का समाजशास्त्री महत्व बताइए। इसका हमें कैसे आंसर लिखना है, तो उसका मैं पहले जो है इसका फॉर्मेट बता देता हूं आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा। इसमें प्रस्तावना आएगी, देखिए प्रस्तावना, फिर इसका अर्थ आपको लिखना है शॉर्ट में, फिर समाज शास्त्रीय महत्व आपको बताना है, समाज शास्त्रीय महत्व लिखेंगे, और फिर लास्ट में आ जाएगा निष्कर्ष। तो ये है इसका फॉर्मेट। इसके अंतर्गत आपको जो है ये आंसर लिखना है इन बिंदुओं के अंदर। ये आउटलाइन मैंने बताई, रूपरेखा है। आप जो है लॉन्ग क्वेश्चन लिखने से पहले ये रूपरेखा आप बना सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। तो उसका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, एग्जामिनर जो है उसको पता चल जाएगा कि इसमें जो है इस आंसर में ये चीजें लिखी हुई है ना। तो ये एक पॉजिटिव चीज है जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। देखो इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में जो है हम उसका परिचय देते हैं। इंट्रोडक्शन मतलब एक परिचय होता है, प्रस्तावना होती है, परिवार का परिचय। देखिए परिवार जो है विवाह का परिणाम होता है, यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। परिवार विवाह का परिणाम है। विवाह द्वारा समाज एवं कानून द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से यौन संबंध स्थापित करने की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है, जिससे संतानें जन्म लेती हैं। माता पिता और उनकी संतानें मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं। ये हो गया। इसमें फिर हम जोड़ देंगे वसुधैव कुटुंबकम वाले, वसुधैव कुटुंबकम जैसे आदर्श को मान्यता देने वाले भारत में प्रारंभ से ही परिवार का विशेष महत्व रहा है। तो ये जो है इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, परिवार विवाह का परिणाम, विवाह का परिणाम। ये पहली लाइन हो गई, है ना। परिवार विवाह का परिणाम है। विवाह के माध्यम से, विवाह के माध्यम से समाज तथा कानून, इसमें कानून मैंने ऐड किया है, समाज तथा कानून द्वारा, कानून द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से, द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से यौन संबंध स्थापित करने की, यौन संबंध स्थापित करने की
स्वीकृति प्राप्त होती है, स्वीकृति प्राप्त होती है, जिससे संतानें जन्म लेती, जिससे संतानें जन्म लेती। जन्म लेती हैं। माता पिता और संतान मिलकर परिवार का निर्माण करती है। माता पिता एवं संतानें मिलकर परिवार का निर्माण करती है, निर्माण करती है। ये हो गया पूरा इंट्रोडक्शन। अब इसमें आप अगर चाहें तो भारत का भी उल्लेख कर सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम जैसे आदर्श को मानने वाले भारत में परिवार का प्रारंभ से ही विशिष्ट महत्व रहा है। ये आप जोड़ सकते हैं, वसुधैव कुटुंबकम जैसे आदर्श को मानने वाले भारत में परिवार का विशेष महत्व है ना। तो ये है, हालांकि इसमें थोड़ा बड़ा लग रहा है, आप कॉपी में लिखेंगे तो 3-4 लाइन में मेरे ख्याल से आना चाहिए। अगर ये ज्यादा लग रहा है तो वसुधैव कुटुंबकम वाला पॉइंट आप हटा सकते हैं और परिवार का निर्माण होता है, परिवार का निर्माण करती हैं, यहां तक ही आप लिख सकते हैं। वैसे पूरा लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो जाता है। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन की परिभाषा, उसकी हेडिंग नहीं लिखी जाती है ना, कभी भी जो है प्रस्तावना और निष्कर्ष की हेडिंग नहीं लिखी जाती। क्यों? क्योंकि ये अंडरस्टूड बात है। पहला पैरा इंट्रोडक्शन का होता है, लास्ट पैरा जो होता है वो कंक्लूजन का होता है, इसलिए इनकी हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। लिखते हैं तो कोई गलत नहीं है, लेकिन लिखना जरूरी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। अब इसका एक डायग्राम यहां पर हम बना सकते हैं ना, एक डायग्राम, छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं। देखिए, विवाह स्त्री पुरुष, इन दोनों के बीच विवाह संपन्न होता है। विवाह संपन्न होने से क्या होता है? इससे क्या होता है? इससे यौन संबंध स्थापित करने की सामाजिक तथा कानूनी स्वीकृति प्राप्त हो जाती, तथा कानूनी स्वीकृति मिल जाती है। ठीक है, इसको हम ऐसे करके बना सकते हैं, इस तरीके से। ये थोड़ा सा सही नहीं बना, ठीक है। इससे क्या होता है? संतानोत्पत्ति होती है, संतानोत्पत्ति, इससे संतानोत्पत्ति होती है, संतानोत्पत्ति हो गई। इसके बाद फिर माता पिता संतान, ये हो गई। ये मिलकर के जो है परिवार का निर्माण करते हैं, ये हो गया परिवार। इस तरीके से हम डायग्राम बना सकते हैं। और आगे जाएंगे
तो फिर नातेदारी आ जाती है। परिवार से जो है नातेदारी का विकास होता है। नातेदारी का क्वेश्चन आता है तो हम जो है यहां से स्टार्ट करके और परिवार के बाद नातेदारी का भी मेंशन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम नातेदारी के बारे में लिख नहीं रहे हैं, इसलिए मैंने नातेदारी का मेंशन नहीं किया है, परिवार तक ही मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये चीज ध्यान रखना। तो ये पहला पैरा हमने इंट्रोडक्शन का जो लिखा है उसके ठीक नीचे शॉर्ट में आपको ये बता देना है ना। तो यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद फिर इसका मीनिंग आपको बताना है ना। मैंने 7 मार्क्स में जो है परिवार की समाजशास्त्री व्याख्या बताई थी, तो उसमें जो है परिवार का अर्थ बताया था, वहां पर परिवार के अर्थ के बारे में बताया था। तो यहां पर ऐसे हेडिंग हम लिख देंगे अर्थ ऐसा करके, और फिर उसको लिखना है। परिवार क्या है? परिवार जो है समाज तथा कानून द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से स्त्री पुरुष के यौन संबंधों के द्वारा संगठित स्थायी सामाजिक समूह, जिसमें माता पिता तथा संतानें सम्मिलित होती हैं, जो संतानोत्पत्ति तथा बच्चे के पालन पोषण की व्यवस्था करती है। तो ये इस तरीके से आपको इसका अर्थ लिखना है। मैं लिख देता हूं, परिवार समाज तथा कानून द्वारा, परिवार समाज तथा कानून द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से स्त्री एवं पुरुष के यौन संबंधों द्वारा निर्मित स्थायी सामाजिक समूह है, सामाजिक समूह है, जिसमें ना पहला थोड़ा सा मैंने उसमें बता दिया, पहला थोड़ा सा जो हमारा पेज होता है उस थोड़ा सा स्पेस देकर के हमें पहला स्टार्ट करना होता है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत स्टार्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस की प्रॉब्लम, इसलिए ना आपको ध्यान रखना। मैंने पिछले वीडियो में वो चीज बताई हुई है, जिसमें माता पिता तथा उनकी संतानें सम्मिलित होती हैं, तथा उनकी संतानें सम्मिलित होती हैं। जो बच्चे के जनन तथा पालन पोषण की व्यवस्था करती, जो बच्चे के जनन तथा पालन पोषण की व्यवस्था करता है, तो ये हो जाता है परिवार का समाजशास्त्रीय अर्थ। तो मैंने 7 मार्क्स में ही बताया था। अब यहां पर हमें क्या करना है, एक छोटा सा डायग्राम बनाना होता है। यहां पर परिवार का डायग्राम है ये, जैसे इसमें इस तरह से बनता है ये है एक परिवार। ये ऊपर जो ये है दंपति पत्नी है, त्रिभुज का ये जो चिन्ह है ये पति है, ये 0 आगे लिखा है वो पत्नी है, बीच में जो बराबर लिखा है वो विवाहिक संबंध दर्शाता है, एक लाइन जो है वो संबंधों को दर्शाता है। फिर नीचे जो है एक ये बेटा है, लड़का है ना, और 2 लड़कियां हैं, ये 2 लड़कियां हैं, मतलब एक दंपति के एक लड़का 2 लड़कियां हैं। तो ये जो है एक फैमिली का डायग्राम है, चित्र है, ऐसे हमें बता देना है। अर्थ के बाद हमें ये छोटा सा डायग्राम साइड में बना देना है। तो ये क्लियर हो गया।
अब इसके बाद आता है समाज शास्त्री महत्व। अब हमें लिखना है समाज शास्त्रीय महत्व, है ना। स्पेस नहीं होने की वजह से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, स्पेस थोड़ा कम है, इस वजह से थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ मैं। समाज शास्त्री महत्व क्या है, अलग अलग हेडिंग देकर के हमें समाज शास्त्री महत्व के बारे में बताना है ना। परिवार जो है आदिकाल से ही परिवार का विशेष महत्व रहा है। आज स्थिति यह है कि इतना ज्यादा विकास हो गया, इतनी सारी संस्थाएं आ गई, नई नई संस्थाएं, आधुनिक संस्थाएं आ गई, लेकिन आज परिवार का कोई विकल्प नहीं आ पाया, है ना। परिवार का कोई स्थान नहीं ले पाया, तो परिवार का आज भी बहुत ज्यादा महत्व है ना। तो इनको हम पॉइंट्स में लिखेंगे। जैसे सबसे पहले आता है यौन आवश्यकताओं की संतुष्टि। थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करना है इनको। यौन आवश्यकताओं की संतुष्टि, ये ना परिवार का सबसे पहला जो कार्य होता है, प्राथमिक कार्य होता है, वो होता है स्त्री तथा पुरुष की, पति पत्नी की यौन आवश्यकताओं की संतुष्टि मान्यता प्राप्त तरीके मान्यता प्राप्त तरीके से, समाज तथा कानून द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से यौन आवश्यकताओं की जो संतुष्टि है वो परिवार के माध्यम से ही होती है। तो ये इसका प्राथमिक कार्य है, सबसे बड़ा तो प्राथमिक महत्व ऐसा हम कह सकते हैं। यौन आवश्यकताओं की संतुष्टि से क्या होता है, संतानोत्पत्ति होती है। संतानोत्पत्ति से क्या होता है, प्रजाति की, समाज की निरंतरता बनी रहती है। तो इसके साथ ही जो है इसके बाद एक पॉइंट आएगा संतानोत्पत्ति, संतानोत्पत्ति तथा समाज एवं प्रजाति की निरंतरता, प्रजाति की निरंतरता। पति पत्नी जब यौन संबंध स्थापित करते हैं तो संतानों का जन्म होता है, और इससे क्या है, समाज की, प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। अगर संतानें जन्म नहीं ले तो समाज नष्ट हो जाए, समाज समाप्त हो जाए, प्रजाति नष्ट हो जाए। इसलिए जो है परिवार का एक महत्वपूर्ण एक महत्व है कि संतानों को इसके द्वारा जन्म दिया जाता है, और संतानों को जन्म देने से जो है समाज की निरंतरता बनी रहती है, समाज कायम रहता है, प्रजाति कायम रहती है। नहीं तो प्रजाति, समाज जो है समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए। इसके बाद आता है बच्चे का पालन पोषण, बच्चे के पालन पोषण की व्यवस्था, बच्चे के पालन पोषण की व्यवस्था, पालन पोषण की व्यवस्था ये है ना। बच्चे के पालन पोषण की जो उचित व्यवस्था है परिवार में रहकर ही होती है ना। जो अन्य संस्थाएं हैं वो जो है परिवार जैसा माहौल प्रदान नहीं कर सकती हैं। वहां पर पालन पोषण हो सकता है, लेकिन वो महत्व, वो जो है सुख नहीं मिल पाता है, वो माहौल नहीं मिल पाता है, वो स्नेह प्यार नहीं मिल पाता है जो एक परिवार में मिलता है ना। तो बच्चे के पालन पोषण की सही व्यवस्था और उसको स्नेह देना, प्यार देना, ये सब परिवार में ही संभव होता है। तो ये है। इसके बाद सामाजिकरण, सामाजिकरण का साधन। पिछली बार यही से क्वेश्चन आया था। सामाजिकरण के एक अभिकरण के रूप में परिवार का महत्व समझाइए, ऐसा करके क्वेश्चन आया था पिछली बार। लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया। सामाजिकरण के एक अभिकरण के रूप में परिवार का महत्व समझाइए। परिवार जो है सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह एक जैविक मानव होता है। बच्चा जन्म के समय एक जैविक मानव होता है। जब परिवार में रहते रहते परिवार के तौर तरीकों को सीखता है, परिवार के द्वारा उसका सामाजिकरण किया जाता है। इससे जो है वो जो जैविक मानव था वो सामाजिक मानव बन जाता है, समाज में रहने लायक बन जाता है, क्योंकि समाज की जो तौर तरीके हैं, समाज के जो रीति रिवाज हैं वो सीख जाता है धीरे धीरे रहते रहते। ठीक है, तो इसको कहते हैं सामाजिकरण। सामाजिकरण का मतलब होता है कि समाज के तौर तरीके, समाज के जो मूल्य हैं, रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं,
उनको सीखना, उनको आत्मसात कर लेना, इसको कहते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया। ठीक है, तो सामाजिकरण का एक सबसे अच्छा माध्यम, बड़ा माध्यम परिवार को माना जाता है। इसके बाद आता है पद तथा संपत्ति का निर्धारण, पद तथा संपत्ति के उत्तराधिकार का निर्धारण, पद तथा संपत्ति के उत्तराधिकार का निर्धारण, उत्तराधिकार का निर्धारण। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट इसका महत्व का पॉइंट है। प्रत्येक परिवार में अलग अलग जो है नियम होते हैं जिसके द्वारा जो है इनका निर्धारण होता है पद तथा संपत्ति का। किसको संपत्ति मिलेगी, किसको पद मिलेगा, इसके लिए अलग अलग रूल्स रेगुलेशन हर परिवार में बने हुए हैं। जैसे पितृसत्तात्मक जो परिवार होते हैं उसमें जो है पिता से बेटे को संपत्ति मिलती है, उत्तराधिकार मिलता है। मातृसत्तात्मक जो परिवार होते हैं उसमें माता से पुत्री को जो है उत्तराधिकार या पद मिलता है, सत्ता मिलती है। तो अलग अलग समाजों में परिवार के अलग अलग जो है नियम है जिसमें उत्तराधिकार संबंधी जो है निर्धारण होता है। इसके बाद आता है धर्म के संरक्षक के रूप में, धर्म के संरक्षक के रूप में कार्य करता है परिवार, धर्म के संरक्षक के रूप में। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो जो है अपनी संतानों को, परिवार के सदस्यों को धर्म के पालन करने की शिक्षा देते हैं, है ना, धर्म के अनुसार कार्य करने की शिक्षा देते हैं, अधर्म करने से उनको रोकते हैं, है ना। तो इससे जो है हमारे धर्म की सुरक्षा बनी रहती है और धार्मिक कार्य जो है परिवार में होते रहते हैं। सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में कार्य करता है ये परिवार, सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में ना, छोटा छोटा इसमें हमें डिस्क्राइब करना है साधन के रूप में। मैंने आप लोगों को बताया था कि 8 से 10 पॉइंट आपको लिखना है, डिस्क्राइब करना है। 8 पॉइंट लिखकर डिस्क्राइब कर दें और 2 पॉइंट हम ऐसे ही बिना डिस्क्रिप्शन के लिख सकते हैं, या अगर आप लिख पाते हैं तो 10 पॉइंट डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में बड़े जो बुजुर्ग होते हैं वो जो है परिवार के सदस्यों को, जो बच्चे हैं उनको जो है नैतिक कार्य करने की शिक्षा देते हैं, गलत काम करने से रोकते हैं, डांट फटकार होती है कि भाई ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कैसे कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो है परिवार के सदस्यों को भय बना रहता है कि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो माता पिता हैं वो हमें डांटेंगे, गुस्सा होंगे। तो जो है परिवार के सभी सदस्य अपने आप को नियंत्रित रखते हैं और नियंत्रित व्यवहार करते हैं, कोई अनैतिक काम नहीं करते हैं, नैतिक कार्य करते हैं और मूल्यों का, परिवार के मूल्यों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है संस्कृति के संरक्षक तथा वाहक के रूप में, संस्कृति के संरक्षक तथा वाहक के रूप में, वाहक के रूप में ये ना, जो परिवार होता है, बड़े बुजुर्ग होते हैं, माता पिता होते हैं, वो जो है हमें हमारी संस्कृति की शिक्षा देते हैं, सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में बताते हैं, है ना, कि हमारी संस्कृति ऐसी, हमें ये करना, ये नहीं करना है। तो इससे संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होता है, एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में हस्तांतरण होता है और इनके माध्यम से जो है संस्कृति की सुरक्षा भी रहती है। संस्कृति को बनाए रखने में जो है परिवार का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो जो है कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे या ना करने देंगे जो है संस्कृति के जो खिलाफ हो, है ना। तो इससे जो है हमारी संस्कृति की सुरक्षा कहीं ना कहीं बनी रहती है। तो ये 8 पॉइंट मैंने बताए हैं। इसके अलावा इसमें हम जो है एक बता सकते हैं मनोरंजनात्मक महत्व, ऐसा हम कह सकते हैं,
मनोरंजन के साधन के रूप, ऐसा कैसे, मनोरंजन के साधन के रूप में, साधन के रूप में एक पॉइंट ये हम लिख सकते हैं। परिवार में जो है हंसी मजाक होता है, बुजुर्ग कहानियां सुनाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी तोतली बोली जो है बहुत आकर्षक लगती है, सुनने में अच्छी लगती है। इससे जो है परिवार में मनोरंजन का माहौल रहता है। अगर परिवार में सहयोगात्मक रवैया है तो कभी कभी जो है बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं तो उसका उल्टा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि परिवार के जो सदस्य हैं सहयोगात्मक ढंग से अगर चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो परिवार का माहौल जो है सुखमय होता है, सुख भरा होता है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर कुछ दुख आ जाता है तो सब एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इस तरीके से मनोरंजन के साधन के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, संकट का बीमा, ऐसा कर सकते हैं, संकट का बीमा, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। संकट के बीमा है परिवार, कैसे है, जब कभी कुछ मुसीबत आ जाती है, परिवार के एक सदस्य को कोई प्रॉब्लम होती है, तो परिवार के अन्य सदस्य उसके सहयोग के लिए खड़े हो जाते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। जैसे महिला है, उसकी डिलीवरी होने वाली होती है तो परिवार के सदस्य उसकी मदद करते हैं। किसी का दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट हो जाता है तो परिवार के सदस्य जो है उसकी हेल्प करते हैं, है ना। हॉस्पिटल उसको ले जाते हैं, बीमार हो जाता है कोई व्यक्ति तो उसको हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, भर्ती कराया जाता है, ऑपरेशन वगैरह की जरूरत पड़ती है तो ऑपरेशन कराया जाता है। तो इसको कहते हैं संकट के बीमा के रूप में जो है परिवार काम करता है। तो ये इस तरीके से 10 पॉइंट मैंने बताए हैं, और 10 पॉइंट अगर आप लिख देते हैं प्रॉपर तरीके से तो आपका एक अच्छा आंसर होगा। फिर हमें जो है लास्ट में कंक्लूजन लिखना होता है। कंक्लूजन बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए। उसका रीजन मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कंक्लूजन पढ़ करके उसको नंबर देना होता है। लास्ट में कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष होता है, उसी को पढ़ करके नंबर देता है। अगर कंक्लूजन आपका प्रभावी है, इंप्रेसिव है, तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे निश्चित रूप से। ठीक है, तो हम क्या इसमें लिख सकते हैं, उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि परिवार समाज तथा राष्ट्र, परिवार वह नींव है जो जिस पर समाज एवं राष्ट्र रूपी इमारत खड़ी हुई है। इस तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि, विवेचन से स्पष्ट है कि परिवार वह नींव है, परिवार वह नींव है जिस पर समाज तथा राष्ट्र रूपी इमारत खड़ी है। राष्ट्र रूपी इमारत अवस्थित है ना, खड़ी है, अवस्थित एक ही बात है, अवस्थित है, अवस्थित है ना। एक ये पहली लाइन हो गई। लेकिन वर्तमान उपभोक्तावादी मोबाइल एवं गूगल संस्कृति है ना, गूगल संस्कृति दौर चल रहा है अभी। गूगल संस्कृति तथा भौतिकवादी युग में पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन तथा तनाव दृष्टिगोचर हो रहे हैं, तनाव उत्पन्न हो गए हैं। भौतिकवादी युग में पारिवारिक संबंधों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है,
उत्पन्न हो गई इसलिए आज आवश्यकता, इसलिए आज आवश्यकता वर्तमान पीढ़ी को परिवार के महत्व तथा मूल्यों से परिचित कराने की है, परिचित कराने की है ना। ये हो गया। इसमें एक चीज हम ऐड कर सकते हैं, ये यहां से कंक्लूजन में लिखा है, इसमें एक चीज और ऐड हो सकती है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में रेंटल फैमिली की आवश्यकता परिवार के महत्व को प्रदर्शित करती है या व्यक्त करती है। आजकल रेंटल फैमिली जो है चल रही है, फैमिली रेंट में लेना पड़ती है। जैसे मान लीजिए किसी की कोई फैमिली नहीं है, माता नहीं है, पिता नहीं है, तो रेंट में ले लेते हैं। विवाह है, पीटीएम है ना, स्कूल कॉलेज में पीटीएम होती है, तो उसमें जो है रेंटल फैमिली ली जाती है, रेंट पर फैमिली ली जाती है। तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में रेंटल फैमिली की आवश्यकता वर्तमान में परिवार के महत्व को व्यक्त करती है। तो इस तरीके से आपको ये लास्ट में ऐड कर देना है, करंट की चीज जो मैंने बताई है। तो इस तरीके से ये टॉपिक पूरा हो जाता है आप लोगों का ये क्वेश्चन, परिवार का समाजशास्त्री महत्व। कल मैं और इसके आगे बात करूंगा। इसके बाद जो है मैं जो क्लास लेने वाला हूं उसमें एक साथ कुछ मैं ले लूंगा 2 मार्कर्स, कुछ मैं ले लूंगा 7 मार्कर्स, कुछ 10 मार्कर्स। तो इस तरह से हम जो है अब इस तरह से आगे बढ़ेंगे। 10 मार्कर्स, 2 मार्कर्स, 7 मार्कर्स, 10 मार्क्स, इनको जो है एक साथ लेकर के हम उनकी स्टडी करेंगे, उनको लिखेंगे, उनको समझेंगे, किस तरह से उनको अच्छे तरीके से हम लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, गुड लक।